देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ हो जाएंगे दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त करते ही एसआईआर कराने वाले बड़े जज ने दे दिया एकदम अचानक से इस्तीफा। दोस्तों बताएंगे क्या कम से कम अचानक से 30 सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने को लेकर जज को कोई खुफिया जानकारी थी। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, किस तरीके का ये नया मामला सामने आया जिससे नए तरीके की सनसनी फैल गई है। और तमिलनाडु के अंदर 160 सीटें जीते थालापति विजय की पार्टी के सारे लोग क्या एक साथ देंगे इस्तीफा। दोस्तों बताएंगे कैसी शर्त रख दी गई है जिसे लेकर चर्चा है तेज। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी खबर दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर क्या बंगाल नहीं संभल रहा भारतीय जनता पार्टी से। दोस्तों जगह जगह बमबारी की खबर सामने आ रही है, एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अचानक से एसआईआर करने वाले जजों का इस्तीफा सामने आने के साथ ही ममता बनर्जी और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर पूरी तरीके से मोहर लग चुकी है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 2,92,24,804 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस को 2,60,13,377 वोट मिले दोस्तों, यानी बीजेपी को 32,11,427 वोट तृणमूल कांग्रेस के तुलना में ज्यादा मिला दोस्तों, यानी औसतन 293 सीटों की बात करें तो हर सीट पर बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस से 10,000 ज्यादा वोट मिले दोस्तों। और 32 लाख का अंतर बताया गया, लेकिन 91 लाख लोगों के नाम काटे गए। ऐसे में दोस्तों हर सीट पर औसतन 30,000 लोगों के नाम काटे गए। अगर आप इस आंकड़े को देखेंगे तो 30,000 वोटों के हिसाब से 176 ऐसी सीटें थी दोस्तों जहां पर 30,000 के कम अंतर से चुनाव के नतीजे तय हुए हैं। 117 सीटों पर कोई असर नहीं पड़ा एसआईआर का, लेकिन 176 सीटों पर डायरेक्ट असर पड़ा है दोस्तों। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि अगर हटाए गए वोटों की संख्या जीत के अंतर से कम है तो कोर्ट इस मामले में दखल दे सकता है। दखल तभी साबित हो कि हटाए गए वोट नतीजा पलट सकते हैं। और वोट शेयर के आधार पर देखा जाए दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी को 7.5% ज्यादा वोट मिला है, लेकिन 176 सीटों पर साफ तौर पर एसआईआर का असर पड़ा है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए बयान से साफ तौर पर कोर्ट के दखल का मामला बनता है दोस्तों। ऐसे में अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि अचानक से एसआईआर कराने वाले एक बड़े जज ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, बिना किसी कारण बताए कि इस्तीफा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट के जज और चीफ जस्टिस रहे टीएस शिवगन्नम ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। और उनके इस्तीफे के बाद इसलिए हड़कंप मचा है दोस्तों, क्योंकि सबसे सीनियर जज थे दोस्तों जिनको नियुक्त किया गया था। इनका काम था ये देखने का कि कितने लोगों के नाम काटे गए हैं और लोगों की अपील पर सुनवाई करना था कि नाम सही से काटा गया है, गलत तरीके से काटा गया है। ऐसे में दोस्तों न्यायमूर्ति शिवगन्नम को 2 जगह की जिम्मेदारी दी गई थी। एक तो उत्तर 24 परगना की जिम्मेदारी ये संभाल रहे थे, दूसरा कोलकाता क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे थे दोस्तों। और इन दोनों क्षेत्र के अंदर एसआईआर में जमकर वोट काटे गए। कोलकाता क्षेत्र की बात करें तो लगभग 7 लाख लोगों के नाम काटे गए दोस्तों, जबकि उत्तर 24 परगना में तो रिकॉर्ड और ज्यादा बढ़ गया और 15 लाख लोगों के नाम काटे गए। यानी पहले चरण में 12 लाख, उसके बाद 3,25,000 लोगों के नाम काटे गए, तो कुल मिलाकर 15,82,000 लोगों के नाम काटे गए दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि ये जो उत्तर 24 परगना है यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 33 विधानसभा की सीटें हैं। और इन 33 विधानसभा सीटों पर पिछली बार बीजेपी को मात्र 5 सीटों पर जीत मिली थी दोस्तों, जबकि इस बार के आंकड़े की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर चुनाव जीती है, यानी 18 सीटों का बीजेपी को इजाफा हुआ है दोस्तों। जबकि तृणमूल कांग्रेस इस सीट पर पिछली बार 28 सीटें जीती थी, इस बार तृणमूल कांग्रेस 9 के अंदर निपट गई है। और कोलकाता में पिछली बार बीजेपी को 11 में से एक भी सीट नहीं मिली थी दोस्तों, इस बार बीजेपी 6 सीटें जीत गई, तृणमूल कांग्रेस 5 पर रह गई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को दोनों क्षेत्रों का मिलाकर टोटल 24 सीटों का फायदा हुआ है दोस्तों। ऐसे में 24 सीटों का फायदा जिस क्षेत्र में हुआ उस क्षेत्र के जिम्मेदारी संभाल रहे जज ने अचानक से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, कोई कारण भी नहीं बताया। तो इसे इस पूरे मामले को लेकर गहरे संदेह उत्पन्न होते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इस मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जैसे ही चुनाव खत्म हुए और जैसे ही ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया गया, वैसे ही इन्होंने अपना इस्तीफा क्यों दिया है। और जब बंगाल में अभी भी 27 लाख जीवित लोगों के नाम लिस्ट से हटाए हुए हैं, तो उसे जोड़ने के लिए कौन काम करेगा दोस्तों। और अचानक से ये इस्तीफा क्यों सामने आया है, आप लोग कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत गंभीर मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर तमिलनाडु को लेकर कई सारे मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर बिहार की तरह या फिर यूं कहिए कि महाराष्ट्र की तरह एक नए तरीके का गठबंधन बन सकता है और जो गठबंधन विरोधी आपस में थे वे एक बार फिर से साथ में आ सकते हैं। और तमिलनाडु को लेकर दावा यह है कि थालापति विजय को सरकार बनाने से रोकने के लिए दोनों पार्टी यानी डीएमके पार्टी और एआईएडीएमके पार्टी गठबंधन बना सकती है दोस्तों। इस दावे के बीच में थालापति विजय की पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर एआईएडीएमके और डीएमके वाले एक साथ मिलकर हमें रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे तो फिर हमारे सारे
सारे के सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे, हमें राजनीति में रहने का कोई मतलब नहीं है। यानी अगर दोनों पुराने प्रतिद्वंदी एक साथ आ जाते हैं तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों मिलकर थालापति विजय को रोकना चाहते हैं। और वैसे भी अगर सबके सब इस्तीफा दे देंगे दोस्तों तो अगली बार चुनाव होगा तो फिर से एक तरफा सुपड़ा साफ कर देंगे टीवी के वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर आम जनता ने अपना मूड बता दिया है कि वो थालापति विजय को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब दो जो पार्टियां हैं, डीएमके पार्टी और एडीएमके पार्टी, वो अगर इस बात को नहीं मान रहे और इनको सत्ता से दूर रखने के लिए जुगत भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा सबको पता है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों की सही बात है, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए एक साथ में, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इस बात की तैयारी की जा रही है कि थालापति विजय को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दोस्तों ऐसे में एक और बड़ी अपडेट सामने आती है जिसमें बताया गया है कि सीपीआई-एम पार्टी जिसके दो विधायक और वीसीके पार्टी जिसके दो विधायक है, दोनों ने थालापति विजय से कई सारी शर्तों पर चर्चा की है। दोस्तों इन शर्तों के बारे में मीडिया में चल रही रिपोर्ट ये बताती है कि थालापति विजय से पूछा गया है कि क्या आप भविष्य में कभी एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। अगर आप हमें यह आश्वासन देते हैं कि आप कभी भी एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे, तो हम आपके साथ खड़े होने को तैयार है। ये शर्त नंबर 1 है। तो विजय ने कहा कि बिल्कुल मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि मैं कभी भी एनडीए गठबंधन के साथ नहीं जाऊंगा। फिर दूसरी शर्त रखी गई दोस्तों, दूसरी शर्त में कहा गया कि दो योजना है बीजेपी की केंद्र सरकार की, एक पीएम श्री एक योजना और एक एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आप इन दोनों को तमिलनाडु में लागू नहीं करेंगे। तो विजय ने कहा कि हम इस बारे में आपको पूरा आश्वासन नहीं दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो शर्त रखा गया है वो ये कि लॉटरी और गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी तमिलनाडु के अंदर नहीं होगी। तो विजय ने कहा कि इस बारे में भी मैं आपको पूरा आश्वासन नहीं दे सकता, यानी पूरी तरीके से इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। जो चौथी शर्त रखी गई वो ये कि तमिलनाडु में चल रही 3 योजनाएं जिसमें नान मुल्धालवन और तमिल पुधालवन और तमिल पुधालवी स्कीम ऐसी है जिसे बंद नहीं करना है। तो विजय ने कहा कि इस बारे में भी मैं गारंटी नहीं दे सकता। और इसके बाद एक और शर्त रखी गई है, 5वीं शर्त है दोस्तों, वो ये कि एनडीए गठबंधन की किसी भी योजना का समर्थन नहीं करना है, यानी जो सरकारी स्कीम है एनडीए गठबंधन की केंद्र की उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो विजय ने इस पर कहा कि अभी हमारे ऊपर सीबीआई का केस चल रहा है तो हम इस बात में 100% आपको नहीं कह सकते। कुल मिलाकर दोस्तों वीसीके पार्टी और सीपीआई जिसके दो विधायक हैं, तो टोटल 4 विधायक हैं इनके पास मिलाकर, तो इनकी इन सारे मांगों को लेकर थालापति विजय के द्वारा दिए गए जवाब को लेकर अब ये कंफ्यूज है कि थालापति विजय कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन के साथ कभी नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद स्कीम को लेकर गारंटी नहीं दे रहे कि भविष्य में बीजेपी की किसी स्कीम का सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस बारे में अब चर्चा चल रही है दोस्तों दोनों पार्टियों में, देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इसी के साथ में राहुल गांधी पूरी तरीके से उन नेताओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं दोस्तों जो पार्टी के हित में काम कर रहे हैं और गुटबाजी छोड़कर संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं। एक ऐसा ही नेता कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में है दोस्तों, जहां हरियाणा कांग्रेस के कई नेता आपस में गुटबाजी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता ब्रिजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा कर रहे हैं। 5 अक्टूबर 2025 को जिंद के अंदर उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी पिछली साल, और अब उनकी यात्रा आज यानी 8 तारीख को समाप्त होने जा रही है दोस्तों। ब्रिजेंद्र सिंह बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीतिक एजेंडा अपनाने का आरोप लगाते हुए यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा का समापन आज गुरुग्राम के अंदर होने वाला है। और राहुल गांधी को बुलाया गया दोस्तों जिसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता इसी तरीके से एक एक घर में जाए और आम जनता से बातचीत करे, संपर्क साधे, और इससे पार्टी और मजबूत होगी दोस्तों। और इसीलिए राहुल गांधी ब्रिजेंद्र के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक तरीके से उनको सपोर्ट देकर राहुल गांधी ये मैसेज क्लियर भेजेंगे कि गुटबाजी करने वाले नेता गुटबाजी छोड़कर आम जनता से मुलाकात करें, आम जनता के सवालों से दो चार हो और आम जनता से पूछे कि उनको क्या चाहिए, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के साथ आकर मिलकर काम करे। कुल मिलाकर दोस्तों जनता से संपर्क साधने के लिए बोला जा रहा है और इसका असर आने वाले दिनों के अंदर पड़ेगा दोस्तों। और ब्रिजेंद्र को सपोर्ट करके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बीच में मैसेज क्लियर भेजना चाहते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य की एजेंसियों को जवाब दाखिल करने के लिए 12 मई तक का समय दिया है दोस्तों। इस मामले की सुनवाई बुधवार को न्यायाधीशों के चैम्बर में हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने एहतियात के तौर पर पूरी केस फाइल को सील बंद करके सीनियर रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखने का निर्देश दे दिया दोस्तों। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई 12 मई को होगी और उसी दिन सील बंद रिकॉर्ड खोला जाएगा। ये आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति जफीर अहमद की पीठ ने बीजेपी कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर पारित किया है दोस्तों। याचिका में राहुल गांधी पर अज्ञात स्रोतों से इनकम जुटाने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की गई है। याचिका में केंद्र सरकार, सीबीआई, ईडी और सीबीडीटी और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी SFIO जो स्टेट यानी राज्य से जुड़ा हुआ है उसको पक्षकार बनाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों हर तरीके से राहुल गांधी को नाना प्रकार से फंसाने की कोशिश की जा
जा रही है और उसमें ये भी एक प्रकार है, यानी कभी उनकी नागरिकता को लेकर सवाल, कभी राहुल गांधी के भाषण को लेकर कभी सवाल, कभी राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति जुटा ली है इस बात को लेकर सवाल। यानी पिछले 13 साल से राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हैं दोस्तों और इनकी माने तो आय से अधिक संपत्ति जुटा रहे हैं, यानी इनकी बातों का सिर पैर ही नहीं है दोस्तों। जो मन कर रहा है वो बोल रहे हैं और जो मन कर रहा है उस तरीके की कार्रवाई कराने के लिए एफआईआर दर्ज करवाते हुए केस दर्ज करवाकर कोर्ट में कहीं ना कहीं मामले चलवाए जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये चौतरफा दबाव बनाने की पूरी रणनीति है, इससे पता चलता है कि राहुल गांधी कितना खटक रहे हैं इन सारे बीजेपी वालों को दोस्तों। तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। पश्चिम बंगाल के अंदर खुली धांधली और गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए अखिलेश ने कहा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी निर्वाचन आयोग और भूमिगत तत्वों की मिली भगत बहुत स्तरीय माफिया रणनीति देखने को यहां मिली है। यानी चुनाव की जो लूट हुई है वो बहुस्तरीय लूट की गई है, यानी कई स्तर पर लूट की गई है। और उन्होंने कहा कि एजेंटों को धमकाने का मामला हो या फिर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मामला हो, सुरक्षा बलों का दुरुपयोग करने का मामला हो या फिर अधिकारियों का तबादला करने का मामला हो, बहुस्तरीय चुनाव में धांधली की गई है। यानी कई स्तर पर धांधली की गई है। केवल ये नहीं है कि एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट को तब्दील करके चुनाव में धांधली की गई है, बल्कि एसआईआर, अधिकारियों के ट्रांसफर, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ता यानी विपक्ष के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट, उन पर दबाव बनाना, मतगणना के दिन में ताकत का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित करना, कई स्तर पर इस तरीके के प्रयास किए गए जिसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। अखिलेश यादव इस दौरान ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचते हैं दोस्तों और ममता बनर्जी अपने घर पर थी। अखिलेश यादव पहुंचकर कहते हैं कि आप हारी नहीं है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रहेगी, हम आपके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं। सपा के प्रमुख ने कहा कि जो बड़े बड़े अधिकारी तैनात किए गए उनको ये लालच दिया गया कि आप लोग हमको बंगाल जिताइए, आप लोगों को बड़े बड़े पोस्ट दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि उन सभी लोगों पर नजर बनाकर रखना जिन लोगों को बंगाल चुनाव के अंदर ड्यूटी पर लगाया गया था, इन सारे लोगों को बड़े बड़े पोस्ट दिए जाएंगे, इन सबका प्रमोशन होगा। यानी अधिकारियों के स्तर पर भी पूरी तरीके से चुनाव के अंदर धांधली की गई है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अखिलेश यादव का समर्थन मिला, इस बात से हम अभिभूत हैं और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इंडिया गठबंधन का जो कॉन्सेप्ट, जो आइडिया है, उसको पूरी तरीके से अब तृणमूल कांग्रेस का समर्थन, समाजवादी पार्टी का समर्थन, तेजस्वी यादव आरजेडी का समर्थन मिल रहा है। यानी इंडिया गठबंधन को लेकर जो पहले कई नेता आनाकानी करते थे और एक तरीके से दोस्तों उदासीन रवैया दिखाते थे, अब वो रवैया नहीं है, बल्कि सब मानकर चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ही एकजुट करके हम लोगों को आगे बढ़ा सकता है। आपसी एकजुटता से ही बीजेपी को हराया जा सकता है। भाजपा ने पूरे देश के बड़े तंत्र पर कब्जा कर लिया है और भाजपा को हराना है तो मिलकर काम करना पड़ेगा। साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर तूफान में फंस जाता है दोस्तों, जिसके बाद जैसे तैसे इमरजेंसी यानी आपातकाल लैंडिंग कराई जाती है, जमीन पर उतारा जाता है। और अच्छी बात यह है कि आराम से जमीन पर उतारा गया दोस्तों। मुंबई के अंदर जो जुहू का हेलीपैड है वहां पर ये उनका हेलीकॉप्टर उतरा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मुंबई, महाराष्ट्र और देश में जो राजनीति चल रही है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की कई तरीके की खतरनाक दावे चलते हैं और सोशल मीडिया पर तो ऐसी ऐसी बातें चलती है जिस पर एकनाथ शिंदे को भी ध्यान देना चाहिए दोस्तों और उनको गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। कार का इस्तेमाल करके कहीं भी जा सकते हैं। इस तरीके से हेलीकॉप्टर काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है दोस्तों कि किस तरीके से धुंध के कारण अजित पवार का प्लेन क्रैश हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जांच की मांग की जा रही है और रोहित पवार दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं की जा रही और अब ये मामला तूफान से जुड़ा हुआ सामने आया। अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक बड़े नेता है और उनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बड़ा आरोप लगाया है दोस्तों। गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा कि जब वो प्लेन से कहीं जा रही थी तब उनके प्लेन में कुछ लोग इंडिगो के प्लेन में उनको घेर कर टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि जो इंडिगो की एक प्लेन थी उड़ान जिसकी संख्या 6E719 था। महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज मैं आधिकारिक काम से रक्षा संबंधित संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रही थी। मैं उड़ान संख्या 6E719 में सीट नंबर 1F पर बैठी हुई थी। 4-5 लोग विमान में सवार थे और मुझे घूरते हुए पिछले हिस्से में चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विमान के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद विमान के दरवाजे खुलने से पहले उन्हें लोगों ने परेशान किया और इस घटना का वीडियो बनाया। अब उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी और इन सारे हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है दोस्तों। साथ साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर कांग्रेस पार्टी किसान नौजवान बचाओ यात्रा निकाल रही है। पार्टी मेरठ पहुंचते ही बवाल को लेकर नाराज हो गई दोस्तों। हुआ ये कि जब मेरठ पहुंचे तो प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि धारा 144 लागू की हुई है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में तीखी नोकझोंक हो जाती है दोस्तों, धक्का-मुक्की हो जाती है। कांग्रेस के नेता दिल्ली रोड पर नई मंडी तक लगभग 6 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने के लिए पूरी तरीके से अड़े हुए थे दोस्तों। ऐसे में यात्रा नहीं निकालने दी गई। सहारनपुर से शुरू होकर यात्रा करनावल होते हुए
हुए जैसे ही मेरठ के बेगम पुल 0 माइल स्थित SDM गार्डन पहुंची, वैसे ही बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के लोग पहुंच गए और PAC और पुलिस के लोगों ने आकर कहा कि आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि धारा 144 लागू है। पुलिस ने पूरे इलाके के अंदर धारा 144 लागू कर रखी है। कुल मिलाकर दोस्तों, जब भी कांग्रेस पार्टी कोई यात्रा निकालती है तब तक बीजेपी की सरकार धारा 144 लागू करके अशांति फैल जाएगी और इस तरीके से डर दिखाने लगती है। और एक बार फिर से वैसा ही किया गया। 20 कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो जा रहे थे शास्त्री जी की प्रतिमा पर हार चढ़ाने के लिए, उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई। कार्यकर्ताओं ने शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया और यात्रा का समापन करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रशासन उत्पीड़न की कार्रवाई करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करता है। दोस्तों, यानी काम करने का तरीका देखिए। एक और गोदी मीडिया वाले ये माहौल बनाते हैं कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आम जनता के बीच में लड़ाई नहीं लड़ती, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो फिर गोदी मीडिया की जो पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो सरकार है दोस्तों, वो धारा 144 लागू है और इस तरीके की बातें करके प्रशासन का इस्तेमाल करके कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक प्रदर्शन भी नहीं करने देते। यानी दोनों मिलकर देश के अंदर नैरेटिव फैलाकर कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि गोदी मीडिया वाले और भाजपा वाले दोनों मिलकर एक ही एजेंडे पर काम करते तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट ये है दोस्तों की जनरल इलेक्शन के दौरान भारी संख्या में पैसे पकड़े गए, कैश पकड़े गए और तमाम तरीके की चीजें पकड़ी गई। दोस्तों, ऐसे में अब जो अपडेट है वो ये कि विधानसभा चुनाव और जो बाई इलेक्शन है दोनों का मिलाकर टोटल 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति पाई गई है, जिसमें शराब भी है, ड्रग भी है और हथियार भी बरामद किए गए हैं, कैश भी बरामद किया गया है और प्रचार की सामग्री भी बरामद की गई है। तो ऐसी जो बरामदगी है उसका पूरा एक रिकॉर्ड देखा जाए तो 1400 करोड़ रुपए की ये पूरी बरामदगी हुई है। दोस्तों, इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि यह साफ तौर पर एक भारी मात्रा में पकड़ा गया सामान है, जिसे पता चल रहा है कि चुनाव के अंदर कितने हजार करोड़ रुपए खपाए जाते होंगे। दोस्तों की सोचिए, चुनाव आयोग 1400 करोड़ रुपए पकड़ रहा है तो सोचिए कितने हजार करोड़ का तो पता चलता भी नहीं होगा। और जो तंत्र का इस्तेमाल करके पैसे भेजते होंगे एक जगह से दूसरी जगह, वे लोग तो कितने ही हजार करोड़ रुपए भेज देते होंगे। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सलाहकार दिलीप मंडल ने जो बात कही पश्चिम बंगाल को लेकर दोस्तों, उस पर सवर्ण समाज के कई सारे जो एक्टिविस्ट हैं यानी जो कार्यकर्ता हैं वे लोग भड़क रहे हैं। दरअसल अपडेट ये है कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हार के संकेत मिले और जो चुनाव के नतीजे बाद में आ गए तो उसके बाद दिलीप मंडल कहते हैं कि मुस्लिम और सवर्ण की राजनीति खत्म हो गई है। यानी जवाहरलाल नेहरू के टाइम से मुस्लिम और सवर्ण एकता की एक राजनीति देश में चलती थी, जो आखिरकार जाकर पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से खत्म हो गई है, डन डस्टेड हो गया है। उनके इस बयान के बाद अब EWS यानी सवर्ण समाज से जुड़ी हुई एक संस्थान ने सोशल मीडिया पर कहा कि दिलीप मंडल बीजेपी को बंगाल में डैमेज नहीं कर पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा डैमेज होगा। कारण समझिए कि बंगाली ग्रामीण बंगाली स्पीकिंग एरिया में हिंदी लोग कम समझते हैं, वहाँ हिंदी बोलने वाले नेताओं का प्रभाव ज्यादा नहीं होता, इसलिए वे लोग आज भी हिंदी पट्टी के जातिवादी दुर्गंध से दूर है। बंगाल के भद्र लोग खाए पिए अघाए लोग हैं, उन्हें इसे रति भर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका फर्क पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लोग उत्तर भाषी है यानी हिंदी भाषी है। और जो दिलीप मंडल बीजेपी के मीडिया एडवाइजर ये बोल रहे हैं कि सवर्ण समाज और मुस्लिम समाज के गठजोड़ की राजनीति का अंत है, ये सवर्ण समाज के लोगों का अपमान है। कुल मिलाकर दोस्तों, पश्चिम बंगाल का चुनाव खत्म होने के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर सवर्ण समाज की राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि सबको पता है कि UGC और उसके बाद शंकराचार्य वाले मामले को लेकर सवर्ण समाज बीजेपी को लेकर अब अलग सोचने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हालांकि कितना सोच पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन सवर्ण समाज को लेकर भाजपा का जो रुख है उससे पता चल रहा है कि अब एक विकल्प विपक्ष की ओर सवर्ण समाज के लोग देख रहे हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने भी हाल फिलहाल के अंदर जो बयान दिया उससे लग रहा है कि वो भी सवर्ण समाज के लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं क्या अपडेट आगे आती है, जो भी जानकारी आती है आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ तमिलनाडु के अंदर 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थालापति विजय की पार्टी TVK पार्टी को राज्यपाल सरकार बनाने के लिए न्योता नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, इस बात पर अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है। जो अपडेट है वो ये कि थालापति विजय को निमंत्रण नहीं मिलने के बाद प्रकाश आंबेडकर ने बयान दिया। दोस्तों, प्रकाश आंबेडकर कहते हैं कि गवर्नर यानी राज्यपाल इस बात पर दबाव नहीं बना सकते किसी पार्टी पर कि वो बहुमत यहाँ पर साबित करे, यानी गवर्नर राज्यपाल के ऑफिस में अपना बहुमत साबित करे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का जो ऑफिस होता है, गवर्नर का जो ऑफिस होता है, वो बहुमत साबित करने की जगह नहीं होती, और अगर बहुमत कहीं साबित करना है तो वो विधानसभा के अंदर किया जाएगा। कोर्ट ने कई बार इस बात को कहा है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और गवर्नर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के लिए माहौल बना रहे। उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और थालापति विजय का गठबंधन हो जाए और बीजेपी को फायदा मिले। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा।
इसी के साथ में रजनीकांत तमिलनाडु की राजनीति में थोड़ा प्रासंगिक बीच में हो गए थे जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और अपनी पार्टी बनाकर वो दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया कि शायद तमिलनाडु के अंदर उनकी राजनीति नहीं चल पाएगी और उन्होंने पैर पीछे खींच लिए। पहले उन्होंने कहा था कि वो स्पिरिचुअल राजनीति करेंगे, यानी माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के करीब आकर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनका कुछ अता पता नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और अपनी पार्टी को खत्म कर दिया दोस्तों। इसके बाद थालापति विजय की जीत के बाद अचानक से रजनीकांत डीएमके के नेता एमके स्टालिन से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और अब थालापति विजय के जो समर्थक है दोस्तों सोशल मीडिया पर रजनीकांत को जमकर निशाने पर ले रहे हैं और रजनीकांत को बता रहे हैं कि कैसे रजनीकांत जब टाइम था तब तो सपोर्ट करने नहीं आए और अब डीएमके के साथ मिलकर थालापति विजय के खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। इस तरीके की बातें चल रही है। साजिश क्या रच रहे हैं दोस्तों इस बारे में तो चर्चा नहीं है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर हार के बाद डीएमके के नेता से मुलाकात करने के लिए रजनीकांत पहुंचे हैं और रजनीकांत को कहीं ना कहीं इस बात की चिढ़ है कि वो राजनीति नहीं कर पाए तमिलनाडु में और हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन थालापति विजय ने अपनी पार्टी बना ली और बनाकर एक तरफा जीत भी हासिल कर ली। सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई पहली बार में ही, तो दूसरी बार में क्या होगा। अब ऐसी बात यह है कि डीएमके के लोग भी परेशान है, एडीएमके के लोग भी परेशान है कि आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि अगर थालापति विजय के साथ जाएंगे तो फिर उनका भविष्य राजनीति में खत्म हो जाएगा और अगर नहीं गए तो थालापति विजय दोबारा अगर चुनाव में आ गए तो इस बार तो और बुरी तरीके से सुपड़ा साफ होगा। साथ साथ बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बंगाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन लोगों ने ले रखी है मीडिया वालों से, तो मीडिया वालों ने कहा कि केंद्रीय बलों ने, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह ने। तो फिर ये सवाल तो अमित शाह से पूछिए कि आखिर शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले पर वो जवाबदेह है या नहीं है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया बहुत धन्यवाद।